नमस्कार साथियों, मैं पूर्वराज गुप्ता आप सभी का हमारे YouTube चैनल एंथुसियाज्म एजुकेशन पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे चैनल पे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सीरीज कंटिन्यू चल रही है जिसमें हमने काफ़ी सारी डिजीज कंडीशंस को कवर किया है। तो आज हमारा YouTube चैनल पे नया टॉपिक है ब्रोंकाइटिस। ठीक है, जिसके बारे में हम पूरे कंडीशन पढ़ेंगे। कंडीशन है क्या, इसमें होता क्या है, या इसके अंदर ट्रीटमेंट कैसे, इसके अंदर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे हैं, या इसके अंदर कॉजेस क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखेंगे, हर चीज को अपन कवर करेंगे। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर सबसे मेन टॉपिक अपना चालू हुआ है ब्रोंकाइटिस, जिसके अंदर जैसे अपन ने पहली कंडीशन जो आपको पहले डायग्राम दिख रहा है जिसके अंदर ब्रोंकस या एयरवे ट्रैक जो है सबसे पहले कैसा है, नॉर्मल है, जिसके अंदर ना ही इन्फ्लामेशन है, ना ही वाइडनिंग हो रखी है, ना ही वो नैरो हो रखा है, उसका ल्यूमन ना कुछ हो रखा है। लेकिन आप दूसरी कंडीशन जो देखेंगे जो कि इन्फ्लाम्ड है या ब्रोंकाइटिस जिसमें हो रखा है, उसके अंदर जो एयरवे पैसेज है आपका वो क्या हो रखा है, वाइडन हो रखा है। जो ब्रोंकल्स हैं, ब्रोंका है, एल्वुलर डक्ट हैं, वो कैसे हो रखे हैं, वाइडन हो रखे हैं। लार्ज मतलब कि उन्होंने सरफेस एरिया ज्यादा घेर लिया, बिल्कुल ब्रॉड हो चुके हैं। ठीक, तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन कि ब्रोंकाइटिस है क्या। इट इज ए टाइप ऑफ सीओपीडी। ये किसका टाइप है, सीओपीडी का टाइप है, जिसके अंदर क्या हो रहा था, म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो रहा था, वही चीज इसके अंदर हो रही है। इट इज अ टाइप ऑफ सीओपीडी इन विच म्यूकस एक्यूमुलेट एंड स्टिक इन द एयरवे ऑफ द लंग्स कॉल्ड ब्रोंकाई। ब्रोंकाई लंग्स के अंदर ब्रोंका है, ब्रोंकाई के अंदर क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है म्यूकस का। जो आपका एयरवे पैसेज है उसके अंदर किसका एक्यूमुलेशन हो रहा है, म्यूकस का। तो टाइप ऑफ सीओपीडी हो गया। सीओपीडी के अंदर कंबाइंड सारी डिजीजेस थी। इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपका जो म्यूकस है, इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होने की वजह से म्यूकस ज्यादा रिलीज हो रहा है, और वो म्यूकस क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, वहीं चिपक जा रहा है। मतलब म्यूकस का ज्यादा सिक्रेशन होना, सिक्रेशन होने से नैरो हो गया और वाइडन होता गया, नैरो और वाइडन साथ में होता गया, और साथ में उसके साथ में क्या हो गया, वहीं की वहीं स्टिक हो गया। बीच में, साइड की लेयर्स पे, ब्रोंकाई की लेयर्स पे, एल्वुलर डक्ट की लेयर्स पे, वहां पे क्या हो गया, स्टिक हो गया, और साथ में ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट होता जा रहा है। नेक्स्ट, द एयरवे बिकम इन्फेक्टेड एंड इन्फ्लाम। जो एयरवे पैसेज है, ब्रोंकियोस है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ये सब क्या हो गए, इनके अंदर ये इन्फेक्टेड हुए और साथ में इन्फ्लामेशन कंडीशन चालू हो गई, इवेंचुअली लीडिंग टू एनलार्ज एंड वीक एयरवे। और होता क्या है इसके अंदर, इसके अंदर जैसे अपन ने डायग्राम के अंदर देखा था, जो भी ब्रोंकाई है या ब्रोंकियोल्स है वो सब क्या हो गए, वाइडन हो गए, मतलब चौड़े हो गए, जिनका एरिया क्या हो गया, वाइड हो गया। ठीक है, एंड वीक, और साथ में क्या हो गए, वीक हो गए, जिनके अंदर क्लियरेंस मैकेनिज्म क्या हो गया, खत्म हो गया। आराम से इन्फेक्शन आ रहा है, आराम से इन्फेक्शन बढ़ रहा है, कोई क्लियरेंस मैकेनिज्म नहीं है, कोई मतलब कि रोकने के लिए कोई भी उनके अंदर क्षमता नहीं बची। विच अलाउ मोर म्यूकस एंड बैक्टीरिया टू एक्यूमुलेट। वीक होने की वजह से क्या हो रहा है, म्यूकस ज्यादा रिलीज हो रहा है, क्योंकि म्यूकस चाह रहा है कि मैं कुछ ना कुछ रोक सकूं, लेकिन वो रोक तो नहीं पा रहा। ज्यादा रिलीज होने के चक्कर में क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, पूरा पूरा पैसेज को रोक रहा है, और पैसेज रोकने के चक्कर में क्या हो रहा है, O2 और CO2 का एक्सचेंज बंद हो रहा है एनवायरनमेंट के थ्रू एंड ब्लड के थ्रू भी। दोनों का O2 और CO2 एक्सचेंज बंद हो रहा है। बंद होने की वजह से हाइपोक्सीमिया कंडीशन जनरेट हो रही है, और डिस्निया कंडीशन लास्ट में लीड कर रही है। अब इसके अंदर लास्ट में वो कह रहा है डिस्निया कंडीशन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है। नेक्स्ट, इट कैन बी कॉज्ड बाय लंग इंजरी। ये किसकी वजह से हो सकता है किसी लंग इंजरी की वजह से हो जाए। मान लो कोई एक्स्ट्रा कोई इंजरी कॉज हो गई है, उसकी वजह से भी हो सकता है, जैसे फ्रॉम अदर कंडीशन इंक्लूडिंग फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस कंडीशन हो गई, हार्डनिंग हो गई सरफेस की, या फिर लेयर्स की साइड में हार्डनिंग हो गई, म्यूकस का मास जनरेट हो गया इस वजह से, ट्यूबरक्लोसिस कंडीशन की वजह से, निमोनिया कंडीशन की वजह से, इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स की वजह से। इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर है जिनके अंदर इम्यूनिटी पावर बिल्कुल खत्म हो जाती है, जैसे एचआईवी। एचआईवी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर इम्यूनिटी पावर बिल्कुल आपकी खत्म हो चुकी है, आपकी बॉडी की लड़ने की क्षमता बिल्कुल खत्म, नील। और उसके कारण क्या होता है, बाकी जो अदर कंडीशन है वो आपके ऊपर क्या होती है, हावी हो जाती है। बाकी जो अदर रेस्पिरेटरी कंडीशन या अदर बॉडी डिसऑर्डर्स है वो क्या होने लग जाएंगे, आपकी बॉडी के ऊपर हावी होने लग जाएंगे, या फिर वो डिजीज भी आपकी बॉडी के अंदर मतलब ट्रांसफर हो जाएंगी, जो बाकी सर्वाइव करने लग जाएंगे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, मतलब क्या कौन कौन से टाइप्स है, कितने तरीके से ये हो सकता है। तो तीन तरीके हैं इसमें। सबसे पहला तरीका सिलेंड्रिकल ब्रोंकाइटिस, ठीक है, जो कि ट्यूबुलर रहता है मोस्टली। ठीक है, नेक्स्ट सेक्युलर ब्रोंकाइटिस, थर्ड वन इज सिस्टिक ब्रोंकाइटिस। तीन तरीके के टाइप्स हैं। सबसे पहला सिलेंड्रिकल, सेकंड सेक्युलर, थर्ड वन इज सिस्टिक।
ठीक है। अब इनके बारे में अपन सिंगल सिंगल पढ़ेंगे कि ये ट्यूबुलर है तो क्यों है, सिस्टिक है तो क्यों है, नेक्स्ट अपना सेक्युलर है तो क्यों है। इन तीनों के बारे में अपन अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि है क्या। तो अपन पहले पहले पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है, सिलेंड्रिकल ब्रोंकाइटिस, जो कि ट्यूबुलर है। ट्यूबुलर शब्द है, इसके बारे में बताऊंगा ट्यूबुलर क्यों बोला जा रहा है इसको। इसमें पढ़ते हैं, इट इज द माइल्डेस्ट फॉर्म एंड रिफ्लेक्ट द लॉस ऑफ नॉर्मल टेपरिंग। ये सबसे माइल्डेस्ट फॉर्म है, ठीक है। और ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या बता रहा है, लॉस ऑफ टेम्परिंग। टेम्परिंग का मतलब क्या है, टेम्परिंग का मतलब पढ़िए, बिकम थिनर और नैरोअर। क्या हो जाता है, थिनर हो जाता है, पतला हो रहा है, और साथ में नैरो एरिया क्या हो रहा है, नैरो एरिया हो रहा है, बिल्कुल सुकड़ता जा रहा है एरिया ऑफ द एयरवे। जो भी आपका एयरवे है, जैसे ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंक्यूल्स हो गया, एल्वुलर डक्ट हो गया, एल्वुलाइस हो गया, इन सब जो एयर पैसेज है वो क्या हो रहा है, थिन होता जा रहा है और साथ में नैरोअर होता जा रहा है टुवर्ड्स द एंड, किसी एक पोर्शन के एंड की तरफ क्या होता जा रहा है। जैसे एक तरीके से ये ल्यूमन है और धीरे धीरे एक एंड पे जाके बिल्कुल क्या हो रहा है, बिल्कुल नैरो होता जा रहा है, बिल्कुल नैरो होता है, जिसके कारण क्या होता है, बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट, और कॉन्स्ट्रिक्ट होने के कारण क्या होगा, वो ना ही एयर पैसेज कर पाएगा, एयर को आस मतलब कि एनवायरनमेंट के थ्रू एक्सचेंज नहीं हो पाएगा O2 CO2 का, और नहीं होने पाने के कारण क्या है, लास्ट में जाके O2 CO2 का एक्सचेंज कहाँ पे हुआ, और नहीं हो पाएगा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर नहीं हो पाएगा, और डिस्निया कंडीशन है, हाइपोक्सिया कंडीशन जनरेट हो जाएगी। अब ट्यूबुलर फॉर्म, नेक्स्ट पढ़ो, सिम्टम्स में बी क्रोनिक कफ एंड यूजुअली आर डिस्कवर्ड ऑन सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट। सिम्टम्स कैसे रहेंगे, क्रोनिक कफिंग रहेगी। क्रोनिक कफिंग मतलब लंबे समय तक कफ आपको लगाता रहेगा, कम से कम 3 मंथ से अबव रहेगा। उसके अंदर होता क्या है, ये मेनली किसके अंदर, ये डायग्नोस कंडीशन किसके अंदर, डायग्नोस किसके अंदर कर पाते हैं अपन, मोस्टली सिटी स्कैन के अंदर इजीली डायग्नोस हो जाती है, अच्छे तरीके से मालूम पड़ जाता है कि क्या कौन सी है, सिलेंड्रिकल ब्रोंकाइटिस कंडीशन है। और ये मोस्टली ट्यूबुलर जो लिखा हुआ है शब्द, ट्यूबुलर शब्द क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये हो कहां पे रही है, ट्यूब्यूल्स के अंदर हो रही है। नैरोइंग कहां की हो रही है, ट्यूब्यूल्स की नैरोइंग हो रही है किसी एक एंड से। इसमें सबसे पहली लाइन क्या थी, माइल्डेस्ट फॉर्म है और रिफ्लेक्ट कर रही है लॉस ऑफ नॉर्मल टेपरिंग। टेपरिंग, नॉर्मल टेपरिंग को लॉस मतलब नॉर्मल टेपरिंग को रिफ्लेक्ट कर रही है, जिसमें नॉर्मल टेपरिंग का मतलब क्या, थिनिंग होना, और मतलब नॉर्मल, एक नॉर्मल कंडीशन है कि नॉर्मल इतना एरिया है, लेकिन थिनिंग हो जाना, बिल्कुल पतला हो जाना, और इसका सरफेस एरिया कैसा हो जाना, नैरो हो जाना, जिसके अंदर से पासेस क्या हो जाए, थोड़ा सा रुक जाए, पार्शियल रुक जाए या फिर कंप्लीट रुक जाए, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, लेकिन हो सकता है कि वो क्या हो जाए, एयरवे पैसेज रुक जाए। अब रुकना भी कैसे, एक एंड की तरफ से वो क्या होने लग जाए, ट्विस्ट होने लग जाए, मुड़ जाए, रुक जाए बिल्कुल तरीके से, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलते हैं अपन। नेक्स्ट टाइप है सेक्युलर ब्रोंकाइटिस। इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, प्रोग्रेसिव डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई। प्रोग्रेसिव डायलेशन मतलब किसका डायलेशन होते जाना, एक्यूमुलेशन होता जा रहा है। किसका एक्यूमुलेशन होता जा रहा है, आपके अंदर म्यूकस का एक्यूमुलेशन होता जा रहा है, कहां पर, ब्रोंकाई के अंदर, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो प्रोग्रेसिव डायलेशन हो रहा है। डायलेशन मतलब चौड़ा होता जा रहा है, उसके अंदर डायलेट होता जा रहा है। जैसे अपन ने सबसे पहली स्लाइड में अपन ने देखा था, ब्रोंकाइटिस अगर हो रहा है तो ब्रोंकियोल्स या फिर जो भी ट्यूब्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे, जिनका सरफेस एरिया कैसा होता है, नैरो, बट वो कैसे जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे। फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी, लेकिन होंगे कहां से, सेंटर की तरफ से पेरीफेरी की तरफ तक। मतलब कि सेंटर में कम डायलेशन है और पेरीफेरी में कैसा है, ज्यादा डायलेशन है। पेरीफेरी मतलब कॉर्नर्स के अंदर, और सेंटर के थ्रू से लेकर कॉर्नर तक कैसे रहेंगी, वो ज्यादा डायलेटेड रहेंगी, ठीक है। इट इज मोर सीवियर विद फर्दर डिटोरिएशन ट्विस्टिंग। ये ज्यादा सीवियर कब हो जाता है, जब आगे की मतलब कंडीशन प्रोग्रेसिव चल रही है। प्रोग्रेसिव होने के कारण क्या होने लग जाता है, जो ब्रोंकियल्स है उनके अंदर, ब्रोंकाई या ब्रोंकियल्स के अंदर क्या होने लग जाता है, ट्विस्टिंग होने लग जाती है। मतलब वो क्या होगा, उनके अंदर ब्रोंकोस्पाज्म होने लग जाएगा, वो दबने लग जाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ऑफ द एयरवे वॉल अफेक्टेड पर्सन प्रोड्यूस मोर स्पूटम। और अगर ट्विस्ट हो जाएगा तो म्यूकस ज्यादा सीक्रेट हो जाएगा और स्पूटम ज्यादा अमाउंट में लिख लेगा। सेक्युलर में हो क्या रहा है, सेक्युलर कंडीशन में हो रहा है, डायलेशन हो रहा है, अच्छा डायलेशन हो रहा है ब्रोंकियल्स का, कहां से, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ, मतलब सेंटर पार्ट से पेरीफेरी, साइड पोर्शन, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ हो रहा है। अब पेरीफेरी की तरफ हो तो जा रहा है, लेकिन ज्यादा प्रोग्रेसिव कंडीशन है तो सीवियर कंडीशन की तरफ जाएगी। सीवियर कंडीशन की तरफ जाएगी तो क्या होगा, ट्विस्टिंग होना चालू हो जाएगा, ब्रोंकोस्पाज्म होना चालू हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। पहला टाइप अपन ने पढ़ा सिलेंड्रिकल, दूसरा टाइप पढ़ा सेक्युलर, और थर्ड टाइप क्या है, सिस्टिक ब्रोंकाइटिस। इसके अंदर क्या है, इट इज मोर सीवियर फॉर्म एंड इट इज लीस्ट कॉमन फॉर्म। सबसे ज्यादा सीवियर कंडीशन है, क्योंकि सिस्टिक
नाम में प्रेजेंस हो रहा है सिस्ट का मतलब सिस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही सीवियर है। लेकिन अभी क्या हो गई है, लीस्ट कॉमन फॉर्म हो गई है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स वगैरह आ गई है, तो अभी कंडीशन क्या हो गई, लीस्ट हो गई है। तो इसके बारे में और जानते हैं। दिस ऑफ्टन अकर्ड इन द प्री एंटीबायोटिक एरा। प्री एंटीबायोटिक एरा मतलब जब तक एंटीबायोटिक्स ज्यादा अमाउंट में नहीं थी अपने, जब तक एंटीबायोटिक्स का ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था या ज्यादा डिस्कवर नहीं हुई थी, उससे पहले के एरा में, ये पहले के ईयर्स में ये ज्यादा डेवलप्ड थी, मतलब ज्यादा कॉमन थी। लेकिन अभी क्या हो गई है, लीस्ट कॉमन हो गई है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है दिस ऑफ्टन अकर्ड इन द प्री एंटीबायोटिक एरा when an infection would run its course। जब कोई इन्फेक्शन अपना कोर्स रन कर रहा था, उस टाइम पे क्या था, ये सबसे ज्यादा इन्फेक्शन तब चल रहा था जब एंटीबायोटिक एरा नहीं था, मतलब एंटीबायोटिक्स इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी। एंड द पेशेंट वुड सर्वाइव विद रेजिडुअल लंग डैमेज। और पेशेंट को कैसे रहना पड़ता था, इन्फेक्शन हो रहा है, उस टाइम पे क्या होता था, इन्फेक्शन हो रहा है और पेशेंट को काफी सारे सिम्टम्स के साथ रहना ही पड़ता था, काफी सारे सिम्टम्स के साथ, जैसे सिस्ट रहेगा, म्यूकस का ज्यादा डेवलपमेंट रहेगा। अब एंटीबायोटिक्स की वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाता है, तो पेशेंट को नॉर्मल कंडीशन हो जाती है, पेशेंट वापस अपनी कंडीशन में बैकवर्ड पहुंच जाता है, वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है किसी हद तक। लेकिन जब एंटीबायोटिक नहीं थी तब तो क्या रहता था, जो कंडीशन हो गई वो हो गई, और उस कंडीशन की वजह से जो सिम्टम्स आ रहे हैं वहीं के वहीं रहेंगे उस बॉडी के अंदर, और उस पेशेंट को अपनी उसी सिम्टम्स के साथ सर्वाइव करना पड़ेगा। तो ये तीन मेन कॉजेस थे, मेन टाइप्स से, सॉरी मेन टाइप्स। सबसे पहला सेक्युलर, जिसके अंदर सेकंड सिलेंड्रिकल, और थर्ड वन इज सिस्टिक ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट सिस्टिक के अंदर एक और लाइन क्या है, दिस पेशेंट हैव अ प्रोडक्टिव कफ। ऐसे पेशेंट के अंदर, जिन पेशेंट के अंदर सिस्टिक ब्रोंकाइटिस होगा, उन पेशेंट के अंदर अपन को क्या मिलेगा, प्रोडक्टिव कफ मिलेगा। प्रोडक्टिव कफ मतलब हद से ज्यादा अमाउंट में कफ का रिलीज होना। नेक्स्ट डिसकलर्ड म्यूकस ईच डे, और हर दिन डिसकलर्ड म्यूकस मिलेगा, अलग अलग मतलब कलर, किसी रेड कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया, येलो कलर हो गया, इस तरीके से अलग अलग कलर हर दिन डिसकलर्ड म्यूकस देखने को उसको मिलेगा, उस पेशेंट को, जिस पेशेंट को भी सिस्टिक ब्रोंकाइटिस होगा। तो ये अपने टाइप्स हुए। इसके आगे बढ़ते हैं अपन, इडियोलॉजी मतलब किस वजह से ब्रोंकाइटिस कंडीशन जनरेट हो रही है, या क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ब्रोंकाइटिस कंडीशन एक किसी पेशेंट को हो रही है या हो पा रही है या हो सकती है उस उन कंडीशंस की वजह से। तो जिसमें पहला है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक डिजीज कंडीशन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अफेक्ट, जो अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस किसी पेशेंट को हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, अफेक्ट द सेल दैट प्रोड्यूस म्यूकस। उन सेल्स को अफेक्ट करेगा जिन सेल से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, म्यूकस, मतलब म्यूकस ग्लैंड्स क्या हो जाएंगी, अफेक्टेड हो जाएंगी, और उनकी वजह से क्या अफेक्ट हो जाएगा, म्यूकस अफेक्ट हो जाएगा। जो म्यूकस पहले अपनी लेवल के विस्कोसिटी के हिसाब से रिलीज होता था, लेकिन अब कैसे रिलीज होने लग जाएगा, थिक थिक रिलीज होने लग जाएगा, और थिक रिलीज होगा तो ज्यादा एक्यूमुलेट होगा, ज्यादा एक्यूमुलेट होगा तो ब्रोंकस को क्या कर देगा, नैरोअर कर देगा। ठीक है, साथ में स्वेट अफेक्ट, और म्यूकस ग्लैंड के साथ साथ और किसको अफेक्ट करेगी, स्वेट ग्लैंड्स को एंड डाइजेस्टिव जूसेस को, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉजेस दीस फ्लूइड टू बिकम थिक एंड स्टिकी। ज्यादा इनके ऊपर इन्फेक्शन या ज्यादा मतलब ये सिस्टिक फाइब्रोसिस अगर कंडीशन होगी तो ये किन पे अफेक्ट करेगी, जितने भी ये जूसेस रिलीज होते हैं, जितने म्यूकस रिलीज हो रहे हैं, स्वेट रिलीज हो रहा है, इनके ऊपर अफेक्ट करेगा। और इनसे होगा क्या, ये इनकी वजह से ये स्टिकी हो जाएंगे, स्टिकी ज्यादा हो जाएंगे और ज्यादा थिकी हो जाएंगे। ज्यादा थिकी होंगे तो एक्यूमुलेट हो सकते हैं एक जगह पे, और स्टिकी हो जाएंगे तो वॉल्स के ऊपर क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से रुकावट आएगी, ऑक्सीजन और CO2 और O2 के एक्सचेंज होने पे दिक्कत आएगी। नेक्स्ट इटियोलॉजिकल फैक्टर, सीवियर निमोनिया। निमोनिया होने के कारण क्या हो सकता है, डिजीज कंडीशन जनरेट हो सकती है, ब्रोंकाइटिस। ये निमोनिया कंडीशन अपन अपने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सीरीज में इंक्लूड करेंगे, जिसको आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे, बहुत ही जल्दी इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट वूपिंग कफ। वूपिंग कफ एक कंडीशन है जिसके अंदर कुत्ता खांसी, जिसको एक तरीके से बोलते हैं, कफ बहुत ही मतलब कि खांसी, हद से ज्यादा खांसी आएगी, हद से ज्यादा खांसी आएगी बहुत ज्यादा तरीके से। नेक्स्ट एड्स कंडीशन। एड्स कंडीशन ऐसी कंडीशन है जो इम्यूनिटी डिप्रेशेंटिव है, मतलब जो इम्यूनिटी को कम कर देगी, और इम्यूनिटी अगर किसी पेशेंट की कम है तो बाकी डिजीजेस क्या हो जाएंगी, हावी हो जाएंगी। नेक्स्ट डिसऑर्डर दैट अफेक्ट सीलिया फंक्शन। ऐसे डिसऑर्डर जो किसको अफेक्ट करें, सीलियास के फंक्शन को, सीलियास के मैकेनिज्म को। सीलियरी मैकेनिज्म एक क्लीनिंग मैकेनिज्म है अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, जो क्या करता है, जो अपने
फॉरेन पार्टिकल कोई एंट्री कर गया या फिर कोई अलग चीज एंट्री कर गई, उसको क्या करेगा, उसको वापस कफिंग के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वही अफेक्ट हो गए तो क्या दिक्कत होगी, कोई भी मैकेनिज्म ऐसा नहीं बचा जो उसको क्या करेगा, कफ आउट कर देगा। अब अगर वही मैकेनिज्म, क्लीनिंग मैकेनिज्म अफेक्ट हो गया तो बॉडी के अंदर क्या हो गई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या हो गई, परेशानी खड़ी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन। कोई भी ऐसी वजह जिसके कारण क्या हो रहा है, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस वजह से क्या हो सकती है, ब्रोंकाइटिस कंडीशन जनरेट हो सकती है। नेक्स्ट, रिमेटॉइड अर्थराइटिस। अर्थराइटिस कंडीशन, रिमेटॉइड अर्थराइटिस एक डिजीज कंडीशन है जिसको अपन ऑर्थो कंडीशन के अंदर इंक्लूड करेंगे, ऑर्थो डिसऑर्डर्स के अंदर। लेकिन अभी आप ये ध्यान रखिए कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से क्या कंडीशन जनरेट हो सकती है, ब्रोंकाइटिस कंडीशन जनरेट हो सकती है, रिस्क फैक्टर एक तरीके से। एस्पिरेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल, फॉरेन बॉडीज, एस्पिरेट कर जाना, किसी भी फॉरेन बॉडी को क्या कर जाना, एस्पिरेट कर जाना, जिसके कारण क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फ्लामेशन लीड हो सकता है, और उसके कारण क्या हो सकता है, ब्रोंकाइटिस कंडीशन जनरेट हो सकती है। नेक्स्ट, टॉक्सिक गैसेस। टॉक्सिक गैसेस का एंट्री हो जाना, जैसे अमोनिया। अमोनिया की वजह से क्या हो सकता है, मतलब कि ज्यादा इन्फेक्शन क्रिएट हो जाए, इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाए। सबसे मेन चीज है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन होगा तो बाकी अदर कंडीशन जनरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट, एल्कोहल और ड्रग्स। ड्रग्स अब्यूज करना या एल्कोहलिज्म ज्यादा करना, उसकी वजह से क्या हो सकता है, ये डिजीज कंडीशन काफी सारी, सिर्फ यही नहीं, काफी सारी ऐसी डिजीज कंडीशन है जो जनरेट हो सकती है। नेक्स्ट, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। बाउल डिजीज हो जाना, मतलब कि आपके एक तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो जाना, डिजीज कंडीशन, इन्फ्लामेटरी डिजीज कंडीशन जनरेट हो जाना, जिसके कारण किस पर इफेक्ट पड़ सकता है, लंग्स पर इफेक्ट पड़ सकता है ना, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्रोंकाइटिस कंडीशन जनरेट हो सकती है। ये एक तरीके का रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट चलते हैं अपन पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर। पैथोफिजियोलॉजी मेन है, इसको आप हमेशा याद करके चलें, जीएनएम, एएनएम, एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पैथोलॉजी के अंदर भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, किसी भी डिजीज की पैथोलॉजी लिखना बहुत ही कंपलसरी है हर डिसऑर्डर के अंदर। तो इसमें चलते हैं अपन, इसमें देखते हैं। सबसे पहले जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़े उनकी वजह से क्या होगा, उनकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, इन्फेक्शन जनरेट होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन कंडीशन होगी, और इन्फ्लामेशन कंडीशन होने के बाद इंपेयर्ड म्यूकोसिलियरी मैकेनिज्म का क्या हो जाएगा, जो भी म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस वाले मैकेनिज्म है उनके अंदर दिक्कत हो जाएगी, मतलब वो क्या नहीं कर पाएंगे, अच्छे तरीके से क्लीनिंग मैकेनिज्म अपना नहीं निभा पाएंगे। और वो नहीं निभा पाएंगे, क्यों निभा पाएंगे, क्योंकि क्या हो गया, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो गया, और इन्फ्लामेशन कंडीशन की वजह से क्या नहीं कर पाएंगे, वो क्लीनिंग मैकेनिज्म अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और जो अपना एयरवे पैसेज वो कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और वीक होने के कारण क्या होगा, एयरवे म्यूकस हाइपर सिक्रीशन, और जो म्यूकस ग्लैंड है, म्यूकस ग्लैंड के ऊपर असर पड़ेगा, और वो क्या करेंगे, हाइपर सिक्रीशन करेंगे, किसका, म्यूकस का, और म्यूकस का हाइपर सिक्रीशन होने की वजह से क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन कंडीशन जनरेट हो जाएगी। और ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद क्या होगा, हद से ज्यादा क्या हो गया, म्यूकस का जनरेशन हो गया, म्यूकस ज्यादा रिलीज हो गए तो बैक्टीरियल ग्रोथ होना चालू हो जाएगी, मतलब इन्फेक्शन होना चालू हो जाएगा। इन्फेक्शन तो चल ही रहा है, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन चल रहा है, लेकिन म्यूकस ज्यादा अमाउंट होने से, म्यूकस अगर ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, एक चांसेस बढ़ गए, और चांसेस बढ़ गए किसकी ग्रोथ होने के, बैक्टीरियल ग्रोथ होने के, मतलब वो अपनी कॉलोनी बनाने लग जाएंगे और साथ में इन्फेक्शन कंडीशन जनरेट हो जाएगी। तो इन्फेक्शन अगर हो गया, इन्फेक्शन अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, ब्रोंकियल डायलेशन। सबसे पहले अपन ने फर्स्ट स्लाइड में अपन डायग्राम देखा था, ब्रोंकियस का क्या होने लग जाएगा, डायलेशन होने लग जाएगा, क्योंकि म्यूकस सिक्रेट होने लग गया, थिकी होने लग गया, और साथ में स्टिकी होने लग गया, थिक और स्टिकी हो गया, तो उसके कारण वो चिपक जाएगा वॉल्स के ऊपर, और वॉल्स क्या होने लग जाएंगे, डायलेट होने लग जाएंगे, डायलेट होंगे जिससे कि O2 और CO2 का एक्सचेंज हो, लेकिन उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उतना ही म्यूकस चिपकता जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, एयरवे डिस्ट्रक्शन होना चालू हो जाएगा, और यही कंडीशन किसको लीड कर जाएगी, ब्रोंकाइटिस को लीड कर जाएगी। अब अपन बढ़ते हैं साइन एंड सिम्टम्स। मेन है साइन एंड सिम्टम, अपन ने पढ़ा कॉजेस क्या है, या फिर इटियोलॉजी क्या है, या फिर रिस्क फैक्टर्स क्या है जिसकी वजह से ये ब्रोंकाइटिस कंडीशन जनरेट हो रही है। अब अपन ने ये देख लिया किन चीजों की वजह से हो रही है, तो अपन ने ये भी देखा साथ में पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कैसे कैसे कंडीशन बढ़ रही है, कि भाई इटियोलॉजिकल फैक्टर हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ,
और ये अपने क्लीयरेंस मैकेनिज्म उनका डैमेज हुआ, उनके डैमेज होने के कारण अच्छे तरीके से क्लीनिंग मैकेनिज्म नहीं हो पा रहा है, क्लीनिंग मैकेनिज्म नहीं हो रहा तो म्यूकस ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है, म्यूकस के ज्यादा सिक्रेशन होने की वजह से ब्रोंकस का डायलेशन हो रहा है, और डायलेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, साथ में स्टिकी और जो म्यूकस है वो स्टिकी होता जा रहा है और थिक होता जा रहा है, जो साइड में डिपॉजिट होता जा रहा है। अब उसके डिपॉजिट होने के कारण क्या हो रहा है, एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, और वही कंडीशन किसको लीड कर रही है, ब्रोंकाइटिस कंडीशन को लीड कर रही है। तो अपन पढ़ते हैं साइन एंड सिम्टम्स। क्या साइन एंड सिम्टम अपन को देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर, ये क्या पेशेंट खुद बताएगा क्या साइन एंड सिम्टम्स मेरे अंदर आ रहे हैं, क्या मेरे को दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है। तो इसके अंदर सबसे पहला है कफिंग अप लॉट ऑफ स्पूटम, हद से ज्यादा, मतलब कफिंग तो हो ही रही है, साथ में कफ कहां से जा रहा है, कहां से जा रहा है, साथ में क्या निकालता जा रहा है, लॉट ऑफ, हद से ज्यादा अमाउंट में म्यूकस निकल रहा है या फिर स्पूटम निकल रहा है, जो अपन कफ थूक जिसे बोलते हैं वो स्पूटम के तौर पे देखा जाता है, तो स्पूटम हद से ज्यादा निकल रहा है। नेक्स्ट फाउल स्मेलिंग म्यूकस, गंदी स्मेलिंग आएगी, एक तरीके से बहुत ही गंदी स्मेलिंग आएगी म्यूकस के अंदर से, जो भी म्यूकस है, जो भी स्पूटम बाहर निकल रहा है उसके अंदर से गंदी स्मेल आएगी। नेक्स्ट टायर्डनेस, थकान थकान रहेगी, थकान क्यों रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही तो टिश्यू अपना काम नहीं कर पा रहे, और टिश्यू अपना काम नहीं कर रहे तो क्या हो गई, हाइपोक्सिया कंडीशन। हाइपोक्सिया कंडीशन में क्या रहता है, मेनली टायर्डनेस। नेक्स्ट विजिंग, विजिंग साउंड आपको नजर में आएगी। नेक्स्ट हिमोप्टाइसिस, हिमोप्टाइसिस मतलब सेल्स का डैमेज होना चालू हो जाएगा, जो रेड ब्लड सेल्स है या फिर जो भी ब्लड है, ब्लड रिलीज होने लग जाएगा, ब्लड का डैमेज होने लग जाएगा, ये होने लग जाएगा। नेक्स्ट साइनोसाइटिस, मतलब क्या है, जो साइनस बने हुए हैं, जो भी साइनस बने हुए हैं उनके अंदर क्या होने लग जाएगा, इन्फेक्शन होना चालू हो जाएगा, और वही इन्फेक्शन कहाँ आगे की तरफ ट्रेवल कर जाएगा, अपनी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तरफ ट्रेवल कर जाएगा। नेक्स्ट कैटरा, ये क्या है, इसके अंदर क्या होता है, रनी नोज, मतलब हद से ज्यादा, मतलब कि नाक बहना, एक तरीके से हद से ज्यादा नाक बहना, बार बार ऐसे करते रहोगे लेकिन नाक बहती रहेगी, फिर भी नाक जल्दी से क्या नहीं होगी, सही से रुकेगी नहीं, क्योंकि म्यूकस क्या हो जाएगा, बार बार रिलीज होता रहेगा, क्योंकि हद से ज्यादा अमाउंट में म्यूकस जनरेट हो रहा है, म्यूकस बन रहा है, तो बाहर कहीं ना कहीं तो निकलेगा, स्पूटम के थ्रू तो निकल ही रहा है, साथ में नाक के थ्रू भी निकलेगा। नेक्स्ट चेस्ट पेन, ऑक्सीजन की क्या नहीं हो रही, सप्लाई नहीं हो रही, ब्लड को नहीं हो रही, तो ब्रोंकस क्या हो रहे हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, डायलेट हो रहे हैं, हद से ज्यादा डायलेट भी हो रहे हैं, और साथ में एरिया नैरो हो रहा है, और एरिया नैरो हो रहा है, ट्विस्टिंग हो रही है, तो उसके कारण क्या जनरेट हो जाएगा, चेस्ट पेन जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट एबनॉर्मल चेस्ट साउंड, आपको क्या साउंड, अलग अलग चेस्ट साउंड, एबनॉर्मल चेस्ट साउंड सुनने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीकनेस मिलेगी बहुत ज्यादा पेशेंट में, क्योंकि क्या हो रही है, हाइपोक्सिया कंडीशन जनरेट हो रही है, और उसके कारण क्या होगा, वीकनेस होगी। ठीक है। नेक्स्ट फटीग, थकान रहेगी, पेशेंट को बहुत ही क्या रहेगी, थकान रहेगी, थका थका सा रहेगा पेशेंट, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही, टिश्यू काम कर नहीं पा रहे, और टिश्यू काम नहीं कर रहे तो क्या हो रहा है, टायर्डनेस हो रही है, या फिर साथ में फटीग हो रही है। नेक्स्ट क्लबिंग ऑफ फिंगर, क्लबिंग मतलब क्लबिंग ऑफ फिंगर मतलब दबी दबी से है ना, फिंगर सोने लग जाएंगी, उंगलियां दबी दबी से नजर आएंगी, अलग से नजर आएंगी, ऐसे लगेगा बिल्कुल पिचक रही है, और अजीब सी रिंकल्स टाइप लगेंगे आपको अलग से। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मतलब कैसे अपन जांचेंगे, कैसे अपन देखेंगे कि क्या डायग्नोस करना है, मतलब अपन डायग्नोस कैसे करेंगे, ब्रोंकाइटिस कंडीशन हो गई है या कौन सा, तीन टाइप थे, तीनों टाइपों में से कौन सा ब्रोंकाइटिस है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही तरीके का ब्रोंकाइटिस होगा, हो सकता है सिस्टिक हो जाए, हो सकता है सेक्युलर हो जाए, हो सकता है कौन सा हो जाए, सबसे फर्स्ट नंबर का जो अपन ने पढ़ा था सिलेंड्रिकल हो जाए या ट्यूबुलर वाला हो जाए, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है। तो अपन को ये जानना जरूरी है कि भाई डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के थ्रू अपन ये जान सकते हैं कि कौन सा ब्रोंकाइटिस हुआ है, ब्रोंकाइटिस हुआ है ये जानना ही है, और साथ में क्या जानना है कि कौन सा वाला हुआ है, या क्या कंडीशन ऐसी देखने को अपन को अलग से मिल रही है उस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन डिसऑर्डर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला हिस्ट्री टेकिंग, अपन हिस्ट्री टेकिंग लेंगे कि पहले आप स्मोकिंग करते थे, कितनी स्मोकिंग करते थे, पैसिव स्मोक करते थे, चेन स्मोक करते, या फिर आपका मतलब कि रहने का तरीका क्या था, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, सोशल कंडीशन कैसी है, वर्किंग कंडीशन कैसी है, कहाँ आप काम करते हैं। हिस्ट्री टेकिंग में आप पूरी उसकी पास्ट हिस्ट्री को जानेंगे, जिससे आपको ये मालूम पड़ सके, सॉरी, ये मालूम पड़ सके कि अपन मतलब कि इस पेशेंट को ये कंडीशन हुई कैसे, ये यहाँ तक पहुंचा कैसे। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन उसकी रेस्पिरेटरी चेक करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट चेक करेंगे, पैटर्न चेक करेंगे, है ना, और उसका ये चेक करेंगे कि अपन कि किस तरीके से क्या साउंड आ रहा है, कैसा साउंड रह रहा है, ब्रीदिंग साउंड बार बार चेंज हो रहा है या वैसा ही रह रहा है, उसका मतलब कि इफेक्ट क्या दिख रहा है, पेन कितना है, चेस्ट पेन कितना है, कितना पेन को एग्जाम अपन को पेन स्कोर पे अपन को नोटिफाई करना है कि पेन किस तरीके का रह रहा है। ठीक है, ये फिजिकल एग्जामिनेशन में हो गया। नेक्स्ट पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट,
पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्या है? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में मेनली अपन ये चेक करते हैं कि लंग्स की कितनी कैपेसिटी है इनहेल करने की और एक्सहेल करने की, मतलब कितनी कैपेसिटी, मतलब लंग्स कितने कैपेबल हैं एक्सहेल और इनहेल करने के लिए, उनके अंदर कितनी ताकत बची हुई है, ये अपन चेक करते हैं। नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे मोस्ट कॉमन एक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है हर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के लिए। चेस्ट पे सबसे पहली प्रायोरिटी पे चेस्ट पेन और नेक्स्ट प्रायोरिटी इज सीटी स्कैन। चेस्ट पेन वो चेस्ट एक्सरे के अंदर अपन क्या देखेंगे, सॉरी चेस्ट एक्सरे था। चेस्ट एक्सरे के अंदर अपन सबसे मेन प्रायोरिटी क्या है, चेस्ट एक्सरे है। तो चेस्ट एक्सरे और सेकंड प्रायोरिटी पे क्या है, सिटी स्कैन। तो चेस्ट एक्सरे हमेशा हर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर कराना है। और इसके अंदर अपन को मेनली क्या देखने को मिलेगा, इसके अगर अपन ब्रोंकाइटिस पेशेंट के अंदर चेस्ट एक्सरे कराते हैं तो चेस्ट एक्सरे के अंदर अपन को क्या देखने को मिलेगा, डायलेटेड ब्रोंकाई देखने को मिलेंगे, डायलेटेड ब्रोंकाई देखने को मिलेगा। अगर वो डायलेटेड देखने को मिलते हैं तो अपन क्या समझ जाएंगे कि ब्रोंकाइटिस कंडीशन हो रखी है। अब उसमें अलग अलग टाइप से देखने के लिए अपन और अच्छे से जानने के लिए सीटी स्कैन करा सकते हैं, जिसके अंदर अपन को बिल्कुल क्लियरली मालूम पड़ जाएगा कि ब्रोंकाइटिस कंडीशन किस तरीके से हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ब्रोंकोस्कोपी। अपन एक स्कोप होता है जिसके थ्रू अपन एग्जामिनेशन करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ब्रोंकोस्कोप। और ब्रोंकोस्कोपी करना मतलब एग्जामिनेशन करना, उसी ब्रोंकोस्कोप को अपन नेजल नाक के थ्रू या फिर माउथ के थ्रू, दोनों पासेस के थ्रू अपन डाल सकते हैं। कहाँ पे डालेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर डालेंगे। क्या एग्जामिन करने के लिए, कितना म्यूकस जमा है, कितना नैरो है, जो ब्रोंकाइस है, ब्रोंकोल्स है या ब्रोंकाई है, या प्राइमरी ब्रोंकाई है, सेकेंडरी ब्रोंकाई है, या फिर ब्रोंक्यूल्स है, ट्यूब्यूलर है, इन सबको ये जांचने के लिए कितना म्यूकस जमा है, कि है ना, कुछ हटा सकते हैं नहीं हटा सकते हैं, सक्शन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, या फिर कितना मास फॉर्मेशन हो गया है, क्या हो गया है, सिस्ट बन गई है, क्या चीज दिक्कत हो गई है, ये अपन किसके थ्रू मालूम कर सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट सीबीसी के अंदर अपन को ये मालूम पड़ जाएगा कितना इन्फेक्शन आ रहा है। भाई आपको ल्यूकोसाइट बढ़ी हुई मिलेंगी, ल्यूकोसाइट बढ़ी हुई मिलेंगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन है तो कितना अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में, कम अमाउंट में, हीमोग्लोबिन कितना आ रहा है, ठीक है, प्लेटलेट्स का अमाउंट कितना आ रहा है, ये सब अपन देखेंगे। नेक्स्ट अपन को देखना है मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट मतलब अपन को मैनेज करना है, किसको मैनेज करना है, इस डिजीज कंडीशन को मैनेज करना है। सबसे पहले अपन ने देखा कि ब्रोंकाइटिस कंडीशन है क्या, जिसके अंदर डायलेशन हो रहा है, किसका डायलेशन हो रहा है, ब्रोंकोल्स का, एयरवे पैसेज का डायलेशन हो रहा है। और डायलेशन हो किसकी वजह से रहा है, डायलेशन हो किसकी वजह से रहा है, डायलेशन हो रहा है ब्रोंक्यूल्स के अंदर या फिर एयरवे पैथवे के अंदर म्यूकस का, थिक म्यूकस का और स्टिकी म्यूकस का जमा हो जाना। अगर वो जमा हो रहा है उसकी वजह से नैरो कंडीशन जनरेट हो रही है, पाथवे कैसा हो रहा है, नैरो हो रहा है, जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए दिक्कत आ रही है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस अगर हो रही है तो क्या हो रही है, कम अमाउंट हो रही है। ठीक है, तो इसको मैनेज करना जरूरी है, क्योंकि अगर मैनेज नहीं किया तो पेशेंट क्या किस लीड पे चल जाएगा, वर्स्ट कंडीशन पे चल जाएगा, हो सकता है वो वेंटिलेटर के लिए भी चला जाए। तो मैनेजमेंट में क्या करना है, अपना गोल क्या है, द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज टू कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। सबसे मेन चीज अपन को करना है, सिक्रीशन को रोक के रखना है, सिक्रीशन को रोकना है, मतलब जितने अमाउंट में म्यूकस सिक्रीट हो रहा है उसको थोड़ा कंट्रोल करना है, उसको थोड़ा रोकना है, और साथ में क्या रोकना है, इन्फेक्शन को रोकना है। इन्फेक्शन को अपन कैसे रोक सकते हैं, इन्फेक्शन को रोकने का एक ही तरीका है, एंटीबायोटिक देते रहिए। और आप एंटीबायोटिक देते रहेंगे तो क्या होता रहेगा, इन्फेक्शन रुकता रहेगा, और नहीं देंगे तो इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, लीड करता जाएगा, ज्यादा बड़े लेवल पे जाएगा। तो अपन इसके अंदर ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। ट्रीटमेंट क्या है ब्रोंकाइटिस का, सबसे पहला है ब्रोंकोडायलेटर्स। सबसे पहले अपन क्या देंगे, ब्रोंकोडायलेटर दे रहे हैं, क्योंकि पहले से डायलेटर, लेकिन अपन फिर भी कंडीशन डायलेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स की, लेकिन अपन और डायलेट करने के लिए देंगे जिससे क्या हो जाए, पैथवे थोड़ा सा क्लियर हो जाए, या फिर अपन जो म्यूकस को थिन करने की दवाई देंगे, वो म्यूकस क्या होता जाए, इजीली निकलता जाए या बहता जाए या फिर बाहर निकल जाए। तो ब्रोंकस अगर डायलेट हो जाएंगे तो रिलैक्स भी होंगे साथ में। ब्रोंकोडायलेटर दे क्यों रहे हैं, ब्रोंकोडायलेटर मेडिकेशन दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में समझिए क्यों दे रहे हैं। दे हेल्प बाय रिलैक्सिंग, ये क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, किसको, ब्रोंक्यूल्स को रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा मसल्स को रिलैक्स कर देंगे। एंड ओपनिंग द एयर पैसेज इन द लंग्स, रिलैक्स कर दिया तो थोड़ा सा और पैसेज क्या हो गए, ओपन हो गए, जिसके कारण क्या पहुंच जाएगी, ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। नेक्स्ट, इनहेल्ड एस एरियोसोल स्प्रे और टेकन ओरली, या तो इनहेल कर लिया जाता है, इनहेल कर लिया या फिर ओरली ले लिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, एकदम से ब्रोंकोस एयरवे, जो भी एयरवे पाथवे वो क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, है ना, जिसके कारण क्या हो जाएगा, इजीली वो रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स होने के कारण इजीली ट्रेवल। एग्जांपल क्या है,
एल्ब्यूट्रोल और वेनिटोलिन। ये दो ऐसे एग्जांपल हैं जो ब्रोंकोडायलेटर्स की तरह काम आते हैं। नेक्स्ट मेडिकेशन आएगी अपनी स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स वो हैं जो क्या कर रहे हैं, बेटर वर्क विद इनहेलर। जो किसके साथ ज्यादा अच्छा काम करते हैं, इनहेलर्स के साथ ज्यादा अच्छा काम करते हैं। जैसे अस्थमा वाले पेशेंट को काफी होगा आपने देखा होगा इनहेल करते हैं, तो इनहेलर्स के साथ ये क्या अच्छा जो आपने अस्थमा वाले पेशेंट को देखा होगा, अस्थमा वाले अपने पेशेंट को देखा होगा जो क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। इनहेलर्स के साथ क्या होता है, इनका अच्छा इफेक्ट पड़ता है। इनहेलर्स के साथ स्टेरॉइड्स का अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ये जल्दी से क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन को दूर करते हैं, इन्फेक्शन को दूर करते हैं। एग्जांपल क्या है, फ्लूटिकासोन एंड साल्मेट्रोल, जो ये ओरल इनहेलर्स हैं, जो ओरल ले सकते हैं अपन, या तो न्यूमलाइजेशन के थ्रू ले सकते हैं या फिर ओरल इनहेलर्स की तरह आते हैं, उस तरीके से ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स देने का एक ही रीजन है, एंटीबायोटिक्स किसी भी कंडीशन में आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं, एंटीबायोटिक का एक ही रोल है, क्या प्रिवेंट करना, इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना। और वो अगर इसको प्रिवेंट कर रही है तो क्या चीज सॉरी अगर वो इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर रही है तो क्या चीज संभाल रही है, वो संभाल रही है सारे के सारे डिजीज कंडीशन को। क्योंकि इन्फेक्शन दूर तो म्यूकस का सिक्रीशन दूर तो आपकी कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी। नेक्स्ट, और आप एंटीबायोटिक्स के अंदर पेनिसिलिन, अमोक्सिसिलिन ये सब ले सकते हैं। ठीक है। म्यूकस थिनर क्या है, नाम में लिखा हुआ है म्यूकस को थिन करने वाले, क्योंकि म्यूकस कैसा हो गया है, थिक हो गया है और स्टिकी हो गया है, और उसको क्या कर देंगे, थिन कर देंगे। थिन करेंगे तो बहेगा तो हो सकता है नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू, स्पूटम के थ्रू कैसे आ जाए, बाहर आ जाए। ठीक है। तो म्यूकस थिनर क्या है, जैसे कि एसिटाइल सिस्टीन लूसेन, ये क्या करता है, एसिटाइल सिस्टीन मेडिसिन के तौर पर आते हैं, ये क्या करते हैं, लूज करते हैं म्यूकस को टू मेक इट इजियर टू कफ अप। ये म्यूकस को लूज कर देते हैं जिससे क्या हो जाए, कफिंग हो जाए और म्यूकस क्या हो जाए, ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल जाए। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी थेरेपी। कुछ थेरेपीज है रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशन से रिलेटेड, कुछ थेरेपीज है उनको कराते रहे। जैसे फिजिकल थेरेपी हो गया, मतलब पीछे क्लैपिंग करना हो गया, थोड़ा मूवमेंट कराना हो गया, थोड़ा वॉकिंग करा दिया। ठीक है। विच इन्वॉल्व विग्रेसली कैपिंग द बैक के ऊपर क्या करना, लगातार क्लैपिंग करते रहना, जिससे कि म्यूकस क्या हो जाए, थोड़ा सा मूवमेंट कर जाए और निकल जाए बाहर की तरफ। एंड चेस्ट टू डिसलॉज म्यूकस फ्रॉम लंग्स, और चेस्ट को क्या करता है, लंग्स के अंदर से क्या निकाले, म्यूकस को, जो एक्स्ट्रा म्यूकस है उसको बाहर की तरफ निकाले। नेक्स्ट, डेली एक्सरसाइज। भाई डेली एक्सरसाइज ऐसा रूटीन है जिसके कारण क्या होगा, आपकी बॉडी थोड़ी चलेगी तो थोड़ी ऑक्सीजन मांगेगी, और हो सकता है म्यूकस क्या होता है, थोड़ा सा थिन होता जाए, थोड़ा सा बाहर निकलता है। नेक्स्ट, हाइड्रेशन। प्रॉपर अमाउंट, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लीजिए, फ्लूइड जितना अच्छा लेंगे उतना अच्छा बॉडी के लिए फायदेमंद है। नेक्स्ट, डेली थेरेपी चलने दीजिए, वॉकिंग चलने दीजिए, क्लैपिंग चलने दीजिए, मूवमेंट चलने दीजिए, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज चलने दीजिए। डेली थेरेपीज के अंदर क्या आ गया, डेली थेरेपीज के अंदर काफी सारी एक्सरसाइजेस आ गई, जिसके अंदर मतलब डीप ब्रीदिंग हो गई, थोड़ा क्लैपिंग हो गया, थोड़ा मतलब कि हैंड शेकिंग हो गई। मतलब क्या करना मेनली है, रेस्पिरेटरी डिजीज या रेस्पिरेटरी से रिलेटेड क्या करना, एक्सरसाइजेस करना, ये डेली थेरेपीज के अंदर इंक्लूड हो जाए। थैंक यू। ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही काफी सारी डिजीजेस को जानने के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए। थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।